नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ट्रंप का नया ऐलान, क्या झुक गया ईरान, युद्ध खत्म होने वाला है या भयंकर ट्विस्ट की तैयारी है, आज इसके बारे में आपको बताऊं। मुनीर के साथ भी ट्रंप ने धोखा कर दिया। पाकिस्तान में सीजफायर वाली मीटिंग के बीच ट्रंप कौन सा नया धमाका करने वाले हैं। इधर मोदी ट्रंप की बात हुई, उधर आधी रात ईरान ने क्या खुलासा कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होने वाला है। अमेरिका में महंगाई हाई है, ट्रंप की रेटिंग गिर गई है। और अब नेटो के बाद किस दोस्त ने ट्रंप को धकिया दिया है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इजराइल के आसमान में कौओं की भरमार दिख रही है। क्या गजब होने वाला है, क्या संकेत है। साथ ही तेल सिलेंडर पर घमासान के बीच ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी सरकार ने क्या बताया, क्या बड़ी खबर आई। पेट्रोल पंप पर क्यों लग रही लाइनें, सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कंप्लीट सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लाया हूं। तेल सिलेंडर की मारामारी से भी बड़ी मार किसको पड़ गई है, किस किस का भारी नुकसान हो रहा है, आज ये भी बताऊंगा। बीजेपी चुनाव आयोग और अब ओवैसी से भिड़ती ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफों का ऐलान क्यों कर दिया। बंगाल वाले ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की हो गई डील। बंगाल में मुस्लिम ममता को छोड़ ओवैसी के साथ जाएगा नहीं जाएगा, जिसकी भी बात होगी। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि इंडक्शन चूल्हे की आजकल बड़ी बात है। इंडक्शन चूल्हे पर खाना पक जाता है, लेकिन फिर भी चूल्हा छुओ तो गर्म नहीं लगता। क्यों भाई, एलपीजी वाला चूल्हा छुओ, खाना पकने के बाद तो गर्म रहता है, हाथ जल जाएगा। इसमें खाना पक गया, गर्मी मिल गई, लेकिन आपका हाथ नहीं जलता, छुइएगा तो गर्म नहीं है, क्यों, सोचे कभी। आज इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में कांग्रेस को पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक स्टेट्स डिपार्टमेंट ने यह बिल्डिंग 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया है। गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून, विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव इन जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक नियम लागू करता है। अजीत पवार प्लेन क्रैश केस में उनके भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि मुंबई और बारामती में केस दर्ज नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद कर्नाटक के डीजी ने महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा है और केस की डिटेल्स ट्रांसफर करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल में दावा किया गया है कि परिसर में 16 आरडीएक्स आईईडी लगाए गए, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कल भी दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल आर्म्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक हथियार सप्लाई कर रहा था। गिरोह के 10 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 21 हाई एंड विदेशी हथियार बरामद किए गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, ट्रंप का नया ऐलान, क्या झुक गया ईरान, युद्ध खत्म होने वाला है या भयंकर ट्विस्ट की तैयारी है। मुनीर के साथ भी ट्रंप ने कर दिया धोखा। पाकिस्तान में सीजफायर वाली मीटिंग के बीच ट्रंप क्या नया धमाका करने वाले हैं। इधर मोदी ट्रंप की बात हुई, उधर आधी रात ईरान ने क्या खुलासा कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होने वाला है। अमेरिका में महंगाई हाई, ट्रंप की रेटिंग गिरी। और अब नेटो के बाद किस दोस्त ने ट्रंप को धकिया दिया। इजराइल के आसमान में कौओं की भरमार, क्या गजब होने वाला है। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। यहां ईरान युद्ध से पूरी दुनिया की लंका लगी पड़ी है बॉस। उधर ट्रंप का सांप सीढ़ी का खेल ही खत्म नहीं हो रहा। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जीत गए, दूसरी तरफ ईरान से बात करने के लिए भी उतावले हुए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जीत गए तो बातचीत करना क्यों चाहते हो भाई, और अगर बातचीत करनी पड़ रही है तो जीत कैसे गए भाई। आप यह भी देखें कि इधर ईरान के सामने सीजफायर की डिमांड भी ट्रंप रख रहे हैं, उधर अपना प्लान बी भी एक्टिव कर दिया है। अब ये ट्रंप का प्लान बी क्या है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी को देखकर ईरान कह रहा है कि वो ट्रंप के झांसे में नहीं आने वाला। ट्रंप ने ईरान से बात करने के लिए अपने चापलूस मुनीर को लगाया, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि उसे 2 बार ट्रंप उल्लू बना चुके हैं। इस बार वो ट्रंप के चक्कर में नहीं आएगा और अमेरिका की ऐसी चक्करघिन्नी बनाएगा कि ट्रंप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी से ट्रंप के होश उड़े हैं। वो भाई साहब फोन पे फोन लगा रहे हैं, ईरान से सीक्रेट बातचीत के दावों के बीच सबसे मदद मांग रहे हैं।
नरेंद्र मोदी को फोन लगाने के पीछे ट्रंप का यही मकसद दिख रहा है कि अगर मामला आगे बिगड़ता है तो भारत जैसे ताकतवर देश को लूप में रखो, क्योंकि कल की डेट में अगर बात नहीं बनी तो ईरान युद्ध में कुछ भी हो सकता है। और बात बनेगी कैसे? जब अमेरिका ने ईरान के सामने 15 पॉइंट की डिमांड रख दी, उधर जवाब में ईरान ने अपनी 6 शर्तें मुंह पे मार दी कि ले मेरी भी 6 रख। अमेरिका की 15 पॉइंट की डिमांड ऐसी है जो ईरान को मंजूरी नहीं होगी। उधर से ईरान की 6 शर्तें मानने का मतलब है कि ट्रंप की घनघोर बेइज्जती होना। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध उनकी शर्तों पे खत्म हो, लेकिन ईरान कह रहा है कि युद्ध खत्म होगा तो किन शर्तों पर होगा ये ईरान तय करेगा। ट्रंप फिर भी लगे पड़े हैं, पाकिस्तान को लगाया कि देख तू अगर कुछ कर सकता है भाई मुनीर, मेरे तलवे चाटना छोड़, उनके लिए उनके साथ कुछ डील करा। पाकिस्तान के जरिए ईरान तक अपना प्रपोजल भिजवाया, लेकिन इस प्रपोजल के जवाब में ईरान कैसे धुआं धुआं कर रहा है। क्यों ईरान यह मानकर बैठा है कि ट्रंप ब्लफ खेल रहे हैं, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं ट्रंप, यह भी आज आपको बताऊंगा। कैसे यह युद्ध खत्म होने की जगह पर और भड़क सकता है, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। अगर ट्रंप ने फिर से बातचीत की आड़ में ईरान पर कोई सरप्राइज अटैक कर दिया तो क्या पाकिस्तान और मुनीर फंस जाने वाले हैं? कैसे मुनीर ने उड़ता तीर ले लिया और ईरान की मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगा क्या? आज इस सब के बारे में बताऊं, उससे पहले जरा एक झलक देखिए मामला कहां पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में युद्ध से कोहराम मचा हुआ है। उधर ट्रंप भाई साहब अपनी ही दुनिया में, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान तो खत्म हो चुका है और अमेरिका युद्ध जीत चुका है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जब जीत ही गए हो तो युद्ध चल क्यों रहा है? मिसाइलें और बम आज भी कैसे गिर रहे हैं? क्यों पूरी दुनिया को इस युद्ध में फंसा के रखे हो? और अगर युद्ध जीत गए हो तो तुम्हारा दामाद वहां पाकिस्तान में लूडो खेलने गया हुआ है, तुम्हारे लोग वहां पाकिस्तान में जाकर ईरान से बातचीत करने के लिए जो तत्पर हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, किस बात के लिए? अगर तुम युद्ध जीत गए हो तो, अगर तुम युद्ध जीत गए हो तो 15 शर्तें क्या रख रहे हो? कौन बात की? ट्रंप जैसा झूठा आदमी इस देश में, इस दुनिया में लोगों ने नहीं देखा बॉस। इधर ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, उधर ईरान ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं बॉस कि ट्रंप के दावे धुआं धुआं हो गए। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बना दिया है। मिसाइल लॉन्च की ये तस्वीरें ईरान के प्रेस टीवी ने जारी की। ये क्रूज मिसाइलें यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर दागी गई। ईरानी नौसेना ने कहा कि अब्राहम लिंकन लगातार उनकी निगरानी में था और जैसे ही वो मिसाइल की रेंज में आया उसको निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका के जिस वॉरशिप को हिट करने का दावा किया है उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य जहाजों में गिना जाता है। यह अमेरिकी नौसेना की ताकत का पोस्टर बॉय टाइप है। इसके अलावा ईरान ने कल रात तेल अवीव में 7 जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। कुवैत हवाई अड्डे पर ड्रोन फोड़ दिया। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। बगदाद में अमेरिका का रडार और हेलीकॉप्टर जला डाला है। और यह आदमी सनकी ट्रंप कह रहा है कि हम जीत गए, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं, मिसमैच है। ईरान ढेले भर का काम नहीं कर पा रहा। अरे ढेले भर का नहीं कर रहा तब तो तुम्हारा भूत बना रखा है। झूठ बोल देने से कि तुम्हारे यहां की मीडिया झूठ बोल रही है, तुम्हारे यहां की मीडिया झूठ बोल रही है, भर दुनिया की मीडिया झूठ बोल रही है। तेल अवीव में जो धुआं धुआं हो रखा है वो नहीं दिख रहा है, ये क्या है? ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लग रहा है सुबह सुबह कुछ लगा लेते हैं, रात में लगा के सोते हैं, सुबह लगा लेते हैं। इनका हिसाब किताब गलत है बॉस, मैं आपको बता रहा हूं। जो हमने कहा ना, ये भाई साहब का अपना लूडो चल रहा है, अपना सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। खुद ही जाते हैं 99 पे कट के फिर नीचे आते हैं 8 पे, और फिर छर्रा फेंकते हैं 6 6 6, 2 भी आएगा तो पलट के 6 कर देते हैं। अमेरिका रोज कह रहा है कि ईरान की सभी मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, तो ये दिवाली वाला बम फोड़ रहा है वो। आप देखिए कि ईरानी सेना IRGC दावा कर रही है कि पिछले 26 दिनों में उसने 80 मिसाइल वेव्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। एक मिसाइल वेब में ईरान के एक साथ करीब 25 से 50 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। 80 मिसाइल वेब में उसने अब तक कितनी मिसाइलें मारी होंगी, गणित लगा लीजिए आप। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा तो नेटो से मदद कौन बात का मांग रहे थे? अगर युद्ध जीत गए हो तो सबसे मदद कौन बात का मांग रहे हो? इधर इजराइल ने कल ईरान के खुर्रम शहर में पावर ग्रिड पर हमला किया था, तो
तो ईरान ने भी इजराइल के हडेरा पावर स्टेशन पर मिसाइल फोड़ दी। हमले के बाद हडेरा पावर स्टेशन से धुआं उठते देखा गया। मतलब ईरान का हिसाब क्लियर है, तुम गाल पे थप्पड़ मारोगे वो गाल पे मारता है, तुम कोहनी मारोगे वो कोहनी मारता है, तुम पैर मारोगे वो पैर मारता है। सीधा सीधा बराबरी का हिसाब उसका चल रहा है। तुम पावर स्टेशन फोड़ोगे हम पावर स्टेशन फोड़ेंगे। इसी तरह के हमले करके ईरान ने ट्रंप के पसीने छुड़ाए हुए, लेकिन ट्रंप फिर भी मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है इससे अमेरिका की इज्जत बनी रहेगी। अरे इससे नाचने से इज्जत बनती है। कोई ढंग का काम करो, दुनिया को फंसा के छोड़ दिए युद्ध में। इससे पहले 12 मार्च को भी ट्रंप ने यही कहा था कि युद्ध हम जीत गए। तब ट्रंप एक फंक्शन में डांस कर रहे थे। मैं आपको 13 दिन पहले का बयान सुनवा रहा हूं। 13 दिन पहले भी आदमी कह रहा था कि अमेरिका जीत गया है। आज 13 दिन बाद फिर कह रहा है कि हम जीत गए, और 13 दिन में बम पे बम फटा है। कौन बात कर जीते हो भाई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये आदमी बचपन में क्या रहा होगा। फेल होके जाता होगा और पिताजी को कहता होगा मैं हो गया पास, मैं हो गया पास, ये देखिए मैं हो गया पास। पिताजी पूछते होंगे इस पे तो एफ लिखा है बेटा, लेकिन इन्होंने कह दिया पास तो पास। देखिए ट्रंप ये बातें क्यों कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान फोड़ता चला जा रहा है, जब पूरी दुनिया मान रही है ईरान से ट्रंप जीत नहीं पाए हैं, दुनिया कह रही है कि भाई भगवान ये युद्ध कब रुकेगा, तब भी ट्रंप ऐसे ढकोसले की बातें क्यों कर रहे हैं? ट्रंप जीत के झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? इस पर आज अमेरिकी मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की सच्चाई से कोसों दूर है, उन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी ने यहां तक दावा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध के अपडेट के नाम पर 2 मिनट का वीडियो दिखा दिया जाता है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी ईरान युद्ध से जुड़ा 2 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाता है। इस वीडियो में दिन भर ईरान पर किए गए सबसे पावरफुल स्ट्राइक की झलक होती है। अब इसी को लेकर ट्रंप के करीबियों की चिंता यह है कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी ही नहीं मिल रही। इसके अलावा ट्रंप इस बात पर युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया की कवरेज से भी बौखलाए हुए। रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिलिट्री वीडियो में तो जबरदस्त सफलता दिखती है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप को यह समझ ही में नहीं आ रहा कि जो सफलता वो देख रहे हैं वो मीडिया को क्यों नहीं दिख रही। आप सोच रहे हैं बॉस ये क्या देश चला रहे हैं? ट्रंप कैसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें डेली 2 मिनट की एक रील बना के दिखा देती है उनकी सेना, और ट्रंप इसी से मान लेते हैं कि युद्ध जीत गए। अरे रील चल रहा है, यहां रियल का युद्ध चल रहा है, और ये भाई साहब 2 मिनट का रील देखते हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मारे हो, हम जीत गए। अब समझ में आया कैसे जीतते हैं? ये रील में जीत रहे हैं भाई, रियल में नहीं जीत रहे हैं। इन्हीं वजह से ट्रंप की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था उसे अब ट्रंप खुलवाने में पूरी ताकत लगाए बैठे। कौन बात का युद्ध लड़े जी तुम? मीम बना रहे हैं लोग कि युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, इस आदमी ने युद्ध करके उसको बंद कराया, अब कह रहा है कि मैं उसको खुलवा दूंगा और जीत जाऊंगा। अरे तो खुलवा क्या रहे हो, तो पहले ही खुला था, युद्ध में घुसे कायला। ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि देखिए अपना ही टांग आगे करके उस पर सफेद झंडा लगाया कि ईरान देखो मुझसे कह रहा है कि मैं ईरान सरेंडर करना चाहता है। लोग मीम बना के मजाक उड़ा रहे हैं भाई कि कैसे ये आदमी जो है वो अपने आप से बात कर लेता है, कहता है मैं ईरान से बात कर रहा हूं, खुद के जूते पे सफेद झंडा लगा के सरेंडर की बातें करता है। ट्रंप के बातचीत के दावों का ईरान भी मजाक उड़ा रहा है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो उसकी 7 शर्तों को मानना हो। अब वो शर्तें क्या हैं सुनिए जो ईरान ने रखी हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के सभी गल्फ बेस बंद हो, यानी खाड़ी देशों में अमेरिका ने जो बेस बनाए हुए हैं वो सब बंद करो। ईरान कह रहा है भविष्य में हमला न करने की गारंटी दो, युद्ध से नुकसान की पूरी भरपाई भी करो। मतलब जितना तुम हमारे यहां नुकसान किए हो ईरान में, वो कह रहा है उसका पैसा दे के जाओ। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाओ, इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक ना लगे। अब आप सोचिए ये शर्तें अमेरिका कैसे मानेगा भाई? ईरान कह रहा है कि दोनों तरफ से मारपीट हो रही थी, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई एक तो अपना सामान समेटो और वापस जाओ, और दूसरा कि यहां जितना रायता फैलाए हो ये समेट के पोंछ पाछ के जाओ और खर्चा करो, जो हमारा खर्चा हुआ वो भी देके जाओ। ऑलरेडी अमेरिका की इतनी बेइज्जती हो रही, ये शर्त अमेरिका मान लेगा तो थू थू हो जाएगी, वो मान ही नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं लग रहे, और सीजफायर की जो बातचीत पाकिस्तान में चल रही है वो नौटंकी ज्यादा लग रही है,
क्योंकि ईरान की इन शर्तों को मानने का मतलब है ट्रंप की सारी हेकड़ी जग जाहिर हो जाना, निकल जाना, अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ की धज्जियां उड़ जाना। इसलिए ट्रंप ने दूसरे लोगों को ईरान को राजी करने पर लगा दिया कि चलो इसी बीच बातचीत तो करो कम से कम। ट्रंप ने इस बातचीत में पाकिस्तान को लगा दिया। इजिप्ट और तुर्की जैसे देश भी बातचीत में लगे। ईरान से बातचीत करने में पाकिस्तान का जब से नाम आया, वो खुद को बड़ा खिलाड़ी मानकर कल से फुदक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यह खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को हॉर्मुज के एंट्री गेट पे ही रोक दिया गया। रुक, किधर जा रहा है तू? इंडिया का जहाज थोड़ी है जो तू चला जाएगा। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली। ईरान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जहाज को भगा दिया जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर रहा है। अब सोचिए, जिसका जहाज ईरान लौटा दे रहा है कि भाग जाओ, नहीं जाने देंगे, उसके कहने पे अमेरिका से डील कर लेगा। कितने चांसेस होंगे इसके, आप बताइए। लेकिन इस बेइज्जती से भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा और वो ट्रंप की 15 डिमांड लेकर ईरान के पास गया। सीज फायर के लिए ट्रंप की तरफ से ईरान के सामने जो 15 डिमांड रखी गई थी, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान से पक्की गारंटी लेगा कि वो कभी परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाएगा, संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, यूएन की निगरानी में ईरान के बाहर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, हमास, हिजबुल्ला और जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करेगा, इजराइल पर हमले बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा, आसपास के देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने होंगे। यानी जो अमेरिका कह रहा है वो लगता नहीं ईरान मानेगा, और जो ईरान कह रहा है वो तो अमेरिका नहीं मान सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या ट्रंप खेल कर रहे हैं, क्योंकि ये शर्तें ईरान क्यों मानेगा? वो भी तब जब ईरान 26 दिन से इस युद्ध में टिका है। साफ कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। वो तब नहीं झुका तो अब झुक जाएगा, ये शर्तें मान लेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को यह पता है कि वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कोई और प्लान बनाकर बैठे हैं? बातचीत, शर्तें सब दिखावा है क्या? क्या ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रंप का प्लान बी क्या है, आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं, उधर ट्रंप ने कल 25 दिन के युद्ध के बाद पहली बार पीएम मोदी से भी बातचीत की। मतलब जब ट्रंप युद्ध में सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं, तब उन्होंने सीधे पीएम मोदी को भारत को फोन लगाया। और हमने आपको कहा था कि ट्रंप अब युद्ध में भारत की मदद चाहते हैं, ईरान से बातचीत में भारत की मदद चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका इशारा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर सर्जियो गौर ने कहा कि जब अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा है, तब ट्रंप पीएम मोदी को लूप में रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ग्लोबल पजल का अहम हिस्सा है। यह बहुत ही अहम फोन कॉल था। सर्जियो गौर ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना इस बातचीत के फोकस में था और राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा पीएम मोदी की इन्वॉल्वमेंट का स्वागत करते हैं। सर्जियो गौर के बयान से संकेत मिल रहा है कि ईरान में आगे जो भी होगा, उसमें अमेरिका भारत को भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर की तरह देख रहा है। और क्या यह संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन करके पीएम मोदी को अपने प्लान बी के बारे में बताया है? भारत को उस प्लान बी के बारे में बताकर भारत को लूप में लिया है, क्योंकि भारत इस रीजन का बड़ा प्लेयर है। अब वो प्लान बी क्या है वो बताता हूं। आप ये भी देखिए कि कल जब से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, तब से भारत में किस तरह की कूटनीति हो रही है। कल शाम को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली से मुलाकात की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी युद्ध विभाग के अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रीज कोल्बी से भी मुलाकात की। अमेरिका मान रहा है कि ईरान के मामले में भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। भारत एक भरोसेमंद देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गलतफहमियों को दूर करने और बातचीत का रास्ता खोलने की क्षमता रखता है। भारत के पास पश्चिमी एशिया में तनाव घटाने की खास काबिलियत है, यह ईरान के राजदूत कह रहे हैं। यानी उधर अमेरिका भरोसा जता रहा है, इधर ईरान भी भरोसा जता रहा है कि भारत रास्ता निकाल सकता है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत ही वो इकलौता प्लेयर है जिसके ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश, यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे अच्छे संबंध। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये डिप्लोमेसी तो तब कामयाब होना
जब आप जिसके लिए बात कर रहे हैं वो नेता कामयाब हो। लेकिन ट्रंप का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान को बात करने के ऑफर दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की अपनी सीक्रेट तैयारी चल रही है। यूएस नेवी के 2 वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलियंस अगले 48 घंटे में ईरान के आसपास तय लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों जहाज पर यूएस नेवी की 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के करीब 2200 कमांडो सवार हैं। तीसरा यूएस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर, इस पर यूएस नेवी के 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। मतलब अमेरिका के 3 जहाजों पर करीब 5000 मरीन कमांडो ईरान में घुसने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा समंदर में अमेरिका की दूसरी तैयारियां देखिए। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहले से मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इसने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर ईरान के हमले के बाद उसकी जगह ली। जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के 3000 कमांडो को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। ये कमांडो आदेश मिलने के 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। यानी साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पे काम कर रहे हैं, और वो प्लान बी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर हमले करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले करना, ईरान में घुसना। अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू करेगा, अगर करेगा तो, इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स ईरान में 4 ऐसी लैंडिंग साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां से अमेरिकी कमांडो घुस सकते हैं, और उसे आपको मैप पे दिखाता हूं। ईरान और उसके आसपास ये 4 लैंडिंग साइट्स हैं जहां से अमेरिकी सैनिक घुस सकते हैं। पहला है खार्ग आइलैंड, दूसरा लैंडिंग साइट है हॉर्मुज आइलैंड, तीसरा है एंट्री पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट पर नॉर्थ ओमान का हिस्सा, और चौथी लैंडिंग साइट ईरान का चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। लेकिन ईरान की धरती पर कदम रखना अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर ईरान में घुसना इतना हलवा होता तो अमेरिका 25 दिन से बम पे बम नहीं गिरा रहा होता, वो घुस गया होता। अब तक वो वेनेजुएला की तरह कब का ईरान को निपटा चुका होता। ईरान में अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने में क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन सा चैलेंज है, वो 4 पॉइंट में समझिए। पहला पॉइंट, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका खार्ग आइलैंड से ईरान पर कब्जे की शुरुआत करेगा, लेकिन खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि खार्ग आइलैंड पर उतरना अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खार्ग आइलैंड पर हमला करके वहां ईरान की एयरफील्ड तबाह कर दी है। ऐसे में अमेरिका के जहाज उतरेंगे कैसे? अब इसमें यह हो सकता है कि अमेरिका पहले अपनी नेवी को खार्ग आइलैंड पर भेजे, फिर अमेरिकी इंजीनियर्स वहां पर एयरफोर्स के लिए रनवे ठीक करें, तब जाकर अमेरिका अपने सैनिकों को डायरेक्ट वहां लैंड करा पाए, जो कि बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लिया, तो सवाल यह है कि वो वहां टिकेगा कितने दिन, क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के समुद्री किनारे से केवल 24 किलोमीटर दूर है। खार्ग पर अमेरिकी कमांडो के पास एयर डिफेंस तो होगा नहीं, तो ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर देंगी, क्योंकि बैकअप वाले अमेरिकी वॉरशिप ईरान के तट से सैकड़ों मील दूर होंगे। जब तक वो ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाएंगे, तब तक ईरान की मिसाइलें खार्ग पर अपना काम कर चुकी होंगी। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच एक बड़ा फैक्ट यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के जिन 50,000 सैनिकों की तैनाती है, वो सैनिक किसी देश पर कब्जे के लिए ट्रेंड ही नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने 5000 मरीन कमांडो पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका ने ईरान में 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया, तभी वो ईरान पर काबू कर सकता है। पहला खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन आप यह भी याद रखिए कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए उसके सभी मिसाइल सेंटर्स को उड़ाना होगा। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 5000 नेवल माइंस को भी अमेरिका को हटाना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये माइंस 4 लेवल पर समुद्र के सतह से लेकर समुद्र के बेस तक में फैली हुई है। और अगर ईरान को ऐसा लगा कि वो बाजी हार रहा है, तो वो गल्फ में सभी देशों की एनर्जी साइट्स को फोड़ना शुरू कर देगा, जिसके बाद ऐसी चीख पुकार मचेगी कि अमेरिका को ईरान से बैकआउट करने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन बचेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बताया जा रहा है, जहां आसमान में हजारों कौवे उड़ते नजर आ रहे हैं। सड़क हो या कार हो, हर जगह कौवे ही कौवे दिख रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में ढेर सारे काले कौवों का इस तरह इकट्ठा होना किसी बड़ी तबाही या बड़े पैमाने पर मौत का संकेत माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के लोग भी अंदर से डरे हुए हैं। बहुत से यहूदियों को अनहोनी का डर लगने लगा है। इसके पीछे कोई नेचुरल इम्पैक्ट है या फिर सच में कोई ये किसी बड़ी तबाही का संकेत है, ये कोई गारंटी के साथ कहने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन ये तस्वीरें वायरल जरूर हैं कि अचानक तेल अवीव में कहा जा रहा है कि कौवे ही कौवे दिख रहे हैं। ट्रंप की तैयारियों को ईरान भी देख रहा है और वो भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा है कि हम इलाके में अमेरिका की मूवमेंट पर बहुत नजदीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पर नजर है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने तंज करते हुए कहा कि जो चीज जनरल्स ने खराब कर दी उसे सैनिक फिक्स नहीं कर सकते। यानी ईरान की संसद के अध्यक्ष ने यह समझाया कि घटिया युद्ध नीति के साथ अमेरिका की टॉप लीडरशिप ने जो गलतियां कर दी उसे जमीन पर सैनिक उतारकर सुधारा नहीं जा सकता। मोहम्मद बगेर गलीबाफ ने कहा कि जमीन पर सैनिक उतारना नेतन्याहू की चाल में फंसने जैसा है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन की सुरक्षा करने के हमारे प्रण की परीक्षा मत लीजिए। ट्रंप ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बातचीत में लगा रखा है। उनको पता है मुनीर कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने सेटिंग करके चल भाई तू ट्राई कर, कहीं कुछ निकल जाए, तुक्का लग जाए। और नहीं तो इस बातचीत के बीच वो जो है समय बाई कर रहे हैं, टाइम बाई कर रहे हैं, समय खींच रहे हैं ताकि उनके जहाज वहां पहुंच सके। और इसलिए हमने कहा ट्रंप का प्लान बी एक्टिवेटेड है। वो अब बहुत संभव है कि नया अटैक करेंगे ईरान पर और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया हो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, बताने के लिए कि अमेरिका आगे क्या करने जा रहा है। अब ट्रंप अगर ईरान पर सेना उतारने का प्लान बना रहे हैं तो यह प्लान जितना सैन्य तौर पर खतरनाक है उतना ही ट्रंप की पॉलिटिक्स के लिए भी खतरनाक है। सैन्य तौर पर इसलिए खतरनाक है कि ईरान कह रहा कि आओ ना, हम तो बैठे हैं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रात में हमें ईरान की तरफ से ट्वीट आ रहा है कि आओ बेटा आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ तो थोड़ा थोड़ा और पास आओ, थोड़ा आओ। तो ईरान तैयार है, उसको पता है कि यह आदमी डील नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप इसी वादे के साथ सत्ता में आए थे कि युद्ध खत्म कराएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज की डेट में दोनों नहीं हो रहा। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका में तेल के दाम करीब 35% बढ़ गए। अमेरिकी नागरिक अपने खान पान और दूसरे खर्चों को कम कर रहे हैं जिससे कि वो गैस के दाम बढ़ सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में महंगाई की नई लहर आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां मंदी आने वाली है। ट्रंप अपने चुनावी वादों पर खरे नहीं उतर पा रहे, इसलिए अमेरिका में उनकी रेटिंग धड़ 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 गिरती जा रही है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे लोएस्ट स्तर पर चली गई है, यह घटकर 36% हो गई है और उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 62% हो गई। जनवरी 2025 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 47% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग 41%। यानी आज की डेट में अमेरिका ही ट्रंप को झेल नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, बन गए भाई साहब। लोग कह रहे हैं कैसे इनका 3 साल कटेगा। 2 साल में भाई ने ऐसा नरक कर दिया है। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। नेटो देशों के बाद आज अमेरिका के एक और सहयोगी ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। कतर ने साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कथित मध्यस्थता में उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। कतर कह रहा है कि वो ईरान के साथ शांति पर भरोसा करते हैं, सह-अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। हम ईरान के साथ बातचीत का समर्थन करते हैं। आप सोचिए, जिस कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया, वो कतर भी ईरान के साथ शांति बहाली की बात कर रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि हम इस युद्ध में है ही नहीं भाई, मेरे को मत खींचो इसमें। यानी उसने भी डोनाल्ड ट्रंप को कोहनी मार दी कि भाई प्लीज तू अपना लड़ भाई, मेरे को मत घसीट। सबको दिख रहा है कि इस युद्ध में अभी किसका पलड़ा भारी है। सबको दिख रहा है कि यह रायता किसने फैलाया। कतर की तरफ से यह बयान तब आया जब उधर ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें तो खाड़ी देशों से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका उनकी सबसे बढ़िया सुरक्षा कर रहा है। ट्रंप अगर बातचीत की आड़ में ईरान पर सरप्राइज अटैक कर देंगे तो बॉस पाकिस्तान भी फंस जाएगा, क्योंकि अभी बातचीत में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा हमला करेंगे तो पाकिस्तान फंसेगा। ईरान पाकिस्तान को दुश्मन मान सकता है और जैसे ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइल दाग रहा है, उसकी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ भी मुड़ सकती हैं। तो मुनीर ने चीता बनने के लिए काम तो ले लिया कूद कूद के कि सर डोनाल्ड सर मैं कराऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई तू जा बात कर, देख अगर कुछ निकल गया तो हो गया बहुत बढ़िया, और नहीं तो हम तो मारने जा ही रहे हैं, तब तक उसमें खेला चलेगा कि भाई तू बातचीत कर रहा है। लेकिन इस चक्कर में अब कहीं पाकिस्तान ना नप जाए। तो अभी फिलहाल ये युद्ध रुक जाए इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं।
हाँ, युद्ध नेक्स्ट लेवल पे चला जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यह युद्ध नेक्स्ट लेवल पे गया तो बॉस भारत और दुनिया के लिए परेशानियां भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। और इसलिए अगला चैप्टर अब आपको दिखाता हूं कि भारत में क्या चल रहा है। तेल सिलेंडर पर घमासान के बीच ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी सरकार ने क्या बताया, क्या खबर आ रही है, पेट्रोल पंप पर क्यों लग रही है लाइनें, सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कंप्लीट सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लाए। तेल सिलेंडर की मारामारी से भी बड़ी मार किसको पड़ गई है, किस किस का भारी नुकसान भारत में हो रहा है, अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध ने आधी दुनिया में लाइनें लगा दी, कहीं पेट्रोल की मारामारी है, कहीं डीजल के लिए, कहीं एलपीजी के लिए। कई देशों में तो एनर्जी लॉकडाउन लग गया, जिसका मतलब है तेल गैस बचाने के लिए गैर जरूरी काम या तो बंद कर दो और या फिर घर से काम करो और सिर्फ जरूरी काम करो। भारत में भी संकट बढ़ा है क्योंकि युद्ध को 26 दिन हो गए। आगे कब तक युद्ध चलेगा ये कोई नहीं जानता। पीएम मोदी दो बार इसके बारे में अलर्ट कर चुके हैं। आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी जिस पर सबकी नजर थी कि क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला होगा, क्योंकि यह बात तो साफ दिख रही है कि सरकार बार बार भरोसा दे रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो बेचैनी है वो सिर्फ भरोसे से कम नहीं हो रही। कई जगहों पर यह पैनिक की तरह दिख रहा है। लोग पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंपों पर क्यों लाइनें लग रही हैं, गैस सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कंप्लीट सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स में क्या आया, तेल गैस की मार से और क्या क्या नुकसान हो रहा है, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने क्या बताया है, क्या बड़ी बात सामने आई है। कुछ जगहों पर लोग पूछने लगे कि फिर लॉकडाउन लगेगा क्या, इस पर सरकार ने क्या बताया है, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। ये स्थिति चिंताजनक है। ट्रम्प से बात करने से अच्छा है मोदी जी देश की विपक्ष से बात करें। बीजेपी के साथ पूरा लड़ाई चल रहा है। वो तेल गैस का जो संकट पूरी दुनिया में आया है वो संकट पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा है, क्योंकि तेल गैस की पूरी सप्लाई जहां से होती थी वो सप्लाई रुकी पड़ी, रास्ता ही बंद है। ईरान युद्ध से भारत पर जो संकट पैदा हुआ उस पर चर्चा के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट को लेकर सरकार ने विपक्ष को कंप्लीट जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने पूरी स्थिति के बारे में विपक्ष को ब्रीफ किया। सरकार ने बताया कि हालात कंट्रोल में हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज से भारत के 5 और जहाज निकलने वाले हैं। देश में एलपीजी का उत्पादन 60% तक पहुंच गया है। वहीं बैठक में ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान साल 1981 से ऐसा कर रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से बात की है। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई सवाल पूछे जिसका जवाब सरकार ने दिया। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस संकट का सामना करने की बात कही। सुनिए एक बार। सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया, और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। यानी विपक्ष कह रहा है कि सरकार का इस समय में, इस मुश्किल समय में साथ देगा विपक्ष। सरकार ने ऊर्जा संकट और ईरान युद्ध पर विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन इंडी गठबंधन की राजनीति अभी भी जारी है। आज दिल्ली में संसद के बाहर इंडी गठबंधन के दलों ने गैस की कमी को लेकर प्रोटेस्ट किया। संसद के बाहर बड़ा सा पोस्टर लेकर इंडी गठबंधन ने प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के दलों का कहना है कि सरकार की फेल विदेश नीति की वजह से यह संकट आया है। विपक्ष ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा हो रही है, लेकिन भारत की कोई भूमिका ही नहीं है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे तो हम सजेशन करेंगे ना। सजेशन तो बहुत है। सबसे पहले है कि ये सभी जो संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में, तो हमारे भारत देश की भूमिका क्या है उसमें। पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है। वो ट्रंप को कहता है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है, और ट्रंप उसका स्वागत भी करता है, अभिनंदन करता है। उसका मतलब है ट्रंप मोदी जी को उल्लू बना रहा है। देखो, ट्रंप से बात करने से अच्छा है मोदी जी देश की विपक्ष से बात करें। ईरान युद्ध की वजह से स्थिति चिंताजनक है, सरकार भी अब यह मान रही है।
पीएम मोदी खुद संसद में ये बात स्वीकार कर चुके हैं। सरकार ये भी कह रही है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में गैस को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जयपुर में महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रोटेस्ट किया। हाथ में चूल्हा लेकर आई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कोल्हापुर में रिक्शा चालकों ने सीएनजी की कमी को लेकर प्रोटेस्ट किया है। इन लोगों का कहना है कि गैस मिल नहीं रही है, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। देश में लोगों को रसोई गैस की कमी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने एलपीजी गैस को लेकर कुछ नियम भी बदल दिए। जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप से गैस आती है, उनको एलपीजी रखने की अनुमति नहीं होगी। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना अनिवार्य होगा। एक घर में एक ही एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन मान्य होगा। गैर उज्ज्वला योजना वाले कस्टमर 25 दिन के गैस गैप पर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना वाले ग्राहक 45 दिन के गैप पर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पाइपलाइन वाली गैस के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन ले सकें। नया पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपए तक गैस भी फ्री मिलेगी। नया कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी फीस भी माफ कर दी गई है। 31 मार्च तक इस राहत का लाभ नए ग्राहकों को मिलेगा। जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है, वो पाइप से जो गैस आती है, वहां 3 महीने के अंदर कनेक्शन लेना होगा। 3 महीने तक पीएनजी कनेक्शन नहीं लेने वाले ग्राहकों की एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। यानी सरकार पीएनजी पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि भारत में पीएनजी का प्रोडक्शन जो है वो कहीं ज्यादा है। एलपीजी तो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, जो बाहर से तेल आता है उससे एलपीजी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए और इसीलिए हमने आपको जब फैक्ट्स बताया था, तो हमने तभी पेट्रोलियम मंत्री से कहा था कि ये मत कहिए कि कोई संकट नहीं है, तो ये सब थोड़ी करना पड़ता है। एलपीजी की कमी या फिर गैस सिलेंडर आने में देरी की एक वजह रसोई गैस की कालाबाजारी भी। ईरान युद्ध के बाद सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया था, जिसके बाद रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने संगम विहार में एक ठिकाने पर छापा मारा। 183 गैस सिलेंडर बरामद हुए। इनमें से 150 से ज्यादा सिलेंडर भरे हुए थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग गैस एजेंसी में काम करते थे और गैस सिलेंडर को अवैध तरीके से जमा करके उससे कमाई कर रहे थे, ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे थे। इधर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को गैस और तेल की सप्लाई में दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। जैसे तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजस्थान के कई शहरों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ दिख रही है। सोशल मीडिया पर लोगों को पता चला कि पेट्रोल कम हो रहा, तो लोग अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने निकल पड़े। इस वजह से कई पेट्रोल पंपों पर तेल ही खत्म हो गया। ये तस्वीर देखिए जो गुजरात की है, ये बड़ी वायरल हो रही है। इसमें पेट्रोल पंप पर लोग प्रेशर कुकर, दूध का डिब्बा, गैलन जो हाथ लग रहा है वो पहुंच के और पेट्रोल उसमें ले रहे हैं। पेट्रोल पंप वाला दे कैसे रहा है? ये नियम नहीं है, दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये सवाल खड़ा होता है। इसी तरह से गुजरात के अहमदाबाद में भी पेट्रोल के लिए मारामारी देखने को मिली। अहमदाबाद में कल और परसों यह खबर फैल गई थी कि पेट्रोल खत्म हो रहा है। इस वजह से पब्लिक परेशान हो गई। पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा होने लगी, सब गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे, जबकि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अहमदाबाद से एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में परसों ये अफवाह काफी जोर से फैली थी और पूरे दिन अहमदाबाद में परसों देर रात तक पूरी रात हर एक पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी थी। और कल का पूरा दिन भी दोपहर तक ऐसा ही माहौल था। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही सरकार ने काफी एडवाइजरी की और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये अफवाह है, काफी उसके ऊपर बातचीत की गई, जिसकी वजह से अभी कतारें नहीं है। मैं अभी पेट्रोल पंप पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये 4 लगे हुए, लेकिन 4 में से हर एक जगह पर 1 या 2 ही बंदे खड़े हैं। कहीं पे भी पेट्रोल की अभी लंबी कतारें आपको देखने को नहीं मिल रही है। यानी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमने भी आपको कल बताया था कि भारत के पास जो तेल का रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 74-75 दिन का है अभी आज की डेट में। तो एकदम से कल तेल खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है बॉस। कुछ जगहों पर ऐसी खबरें छप गई कि सरकार के पास 9-9.5 दिन का फुल कैपेसिटी में जो यूज होता है उतना ही तेल है। तो भाई जो तेल कंपनियों के पास 65 दिन का तेल बचा हुआ है, वो क्या बाल में लगाओगे? वो भी गाड़ियों में ना डालोगे जी? और सरकार और तेल कंपनी का रिजर्व अलग अलग लेके चलोगे कि सरकार के पास 9.5 दिन का है, बाकी 65 दिन वो हवा हो गया। तेल कंपनी वाला तेल अब नहीं लगेगा, वो हाथ में मल लें, बाल में लगा लें, क्या करें? ऐसा लोग खबर छाप देता है बॉस। पब्लिक पढ़ के पैनिक में आ जाती है कि भाई कोई ढंग की जगह छप रहा है तो ठीक ही होगा। इसलिए हमने पाठशाला में कल ही आपको बताया फैक्ट के साथ कि भाई अभी 74-75 दिन का तेल है। इतना अपने पास अभी लिवरेज है कि भाई इतना दिन काम चल सकता है।
दूसरी तरफ से उतने दिन में और प्रयास होगा, युद्ध रुक गया, नहीं रुका तो इधर से उधर से रशिया से 10 जगह से और भी तो तेल आएगा। ऐसा थोड़ी कि जीरो अपने पास इंपोर्ट हो गया। तो तेल मतलब पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक में मत आइए, अभी कम से कम कोई पैनिक की स्थिति नहीं। हाँ, सिलेंडर को लेकर जो लोगों में दिक्कत है उसको लेकर मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि भाई सरकार को इसको देखना चाहिए। कालाबाजारी हो रही है, लोगों को नहीं मिल रहा, ये दिक्कत आ रही है। पेट्रोल तो आज भरा लीजिएगा, परसों खत्म हो जाएगा, क्या कीजिएगा, कितना भरा लीजिएगा, इसलिए उसमें मत फंसिए। हाँ, एलपीजी को लेकर दिक्कत है और ये सरकार को देखना चाहिए कि क्यों लोगों तक नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी क्या हुआ वो देखिए। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर फैल गया कि पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, पब्लिक पैनिक में आ गई, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लग गई। सुनिए लोग खुद क्या बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कल रात पेट्रोल डीजल की किल्लत की जानकारी एक घटना फैली। लाइन में खड़े थे, हमारा नंबर है तो पेट्रोल ही खत्म। क्या बोल रहे हैं क्या 3 बजे बाद डलेगा पेट्रोल, अभी पेट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति 100-200 रुपए का पेट्रोल लेता था, आज वही व्यक्ति टंकियां फुल करा रहा है। तो 2 घंटे से लाइन में लगे थे यहीं पर, 2 घंटे से पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल नहीं मिला, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। अभी पेट्रोल पंप की स्थिति ये है कि अभी माल खत्म हो चुका है 2 घंटे का। देखिए, संकट की बात सरकार भी अब मान रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रातों रात पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अफवाहों में फंसकर पैनिक में आकर पेट्रोल को स्टॉक मत कीजिए। फिलहाल पेट्रोल और डीजल आराम से मिल रहा है, आपको अलग अलग जगह से रिपोर्ट दिखाई रहा हूं। महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने के डर से लोग पैनिक में आ गए थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ आई कि वहां हंगामा मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे आज के बाद ही पेट्रोल नहीं मिलेगा। और सिर्फ चंद्रपुर ही नहीं, महाराष्ट्र के 3-4 जिलों से ऐसी खबरें आई, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार हम कह रहे हैं कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, पेट्रोल और डीजल की नहीं। मुंबई से एक रिपोर्ट देखिए जहां लोगों को आराम से पेट्रोल मिल रहा है। रही हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र के ही कई सारी ऐसे जगहों पर देखी है जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए पब्लिक की मारामारी की बड़ी वजह सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ डर की वजह से आ रही है, जबकि सरकार खुद कह चुकी है कि अभी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, हर जगह पेट्रोल मिल रहा है। और अब धीरे धीरे जब लोगों को यह बात समझ में आ रही है, कई जगह लोग पाठशाला देख रहे हैं, उसके क्लिप देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पैनिक खत्म हो रहा है, तो भाई स्थिति भी सामान्य हो रही है। देखिए, टेंशन सिर्फ इस बात की नहीं है कि रसोई गैस और तेल की कमी हो सकती है। टेंशन इस बात की है कि इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों की कमाई घट रही है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले डिब्बा वालों को गैस की कमी से बड़ा झटका लगा है। मुंबई के घरों और दफ्तरों में खाने का डिब्बा पहुंचाने वालों को गैस की कमी से परेशानी झेलनी पड़ रही है। डिब्बों की सप्लाई कम हो गई है, जिससे इनकी कमाई आधी रह गई। मुंबई के डिब्बा वालों का कहना है कि कोविड में लोगों को खाना तो मिल रहा था, लेकिन अगर गैस नहीं मिली तो लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। इसका असर मुंबई के डब्बा वाला, जो ज्यादातर लोगों के घरों में मुंबई में कामकाजी दिन पे डब्बे पहुंचाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है, उसके कारण बहुत से मेस ने अपना सर्विस पूरी तरह स्टॉप किया है। उसके कारण हम लोगों को जो महीने का जो इनकम जो मिलता है, तो उसमें बहुत मतलब कमतरता हो गई है। जो महीने का 20 या 25 हजार कमाते, वो कम से कम 8 या 10 हजार तक आ जाएगा। पहले टिफिन था 30-40 टिफिन, अभी 10-15 हो गया। कोविड में तो खाना मिलता था, लेकिन इस टाइम गैस नहीं मिलेगा तो खाना भी बना नहीं सकते। तो अगर ये काम नहीं मिलेगा तो हम लोग को दूसरा काम नहीं मिलेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एलपीजी की समस्या ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आप डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो उधर कमर्शियल में लोगों को नुकसान हो रहा है, और उधर कमर्शियल में नुकसान हो रहा है तो लोगों की नौकरी वगैरह सब पे संकट आ रहा है। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ गैस और तेल का संकट नहीं है, कई और जरूरी चीजें हैं जो खाड़ी देशों से भारत मंगाता है और जिनकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। जैसे भारत का 90% मेथनॉल आयात होता है। ईरान, सऊदी, ओमान, कतर से करीब 95% मेथनॉल भारत आता है। हॉर्मुज बंद होने से मार्च में मेथनॉल की कीमत 65% बढ़ गई। मेथनॉल का इस्तेमाल प्लास्टिक, पेट बोतल, स्याही, डाई जैसी चीजों को बनाने में होता है। इसी तरह से भारत अपनी जरूरत का 57% सल्फर आयात करता है। भारत का 95% सल्फर कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत से आता है। मार्च में सल्फ्यूरिक एसिड की कीमत 80% तक बढ़ गई। अप्रैल के मध्य तक सल्फर का स्टॉक खत्म होने की भी आशंका है। युद्ध जारी रहा तो कंपनियों को उत्पादन दर घटानी पड़ सकती है। सल्फर का इस्तेमाल डैप उर्वरक, डिटर्जेंट, पेंट, रेफ्रिजरेटर सब में होता है, रेफ्रिजरेंट में सब में होता है। भारत सालाना 2.5 मिलियन टन अमोनिया आयात करता है। भारत का 90% अमोनिया सऊदी, बहरीन, इंडोनेशिया, ओमान से आता है। युद्ध की वजह से मार्च में 18% कीमत बढ़ गई।
अमोनिया का प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक, नायलॉन, औद्योगिक विस्फोटक सब में होता है। भारत सालाना 7 से 8 मिलियन टन यूरिया ओमान, रूस, कतर, यूएई, सऊदी अरब से आयात करता है। इसका उपयोग खाद, प्लाईवुड, फर्नीचर, डीजल, एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सब में होता है। भारत विनाइल एसीटेट मोनोमर का 100% आयात करता है। सऊदी अरब से 30% वैम मंगाता है। युद्ध की वजह से मार्च में 25% कीमत बढ़ गई। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेंट इंडस्ट्री में होता है। और इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि सिर्फ तेल गैस की बात नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। और इसका असर पड़ने का मतलब है लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा, भारत की जीडीपी पे असर पड़ेगा। तेल और गैस की कमी से अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रभावित हो सकती हैं। वहीं युद्ध की वजह से भारत की ग्रोथ और महंगाई दर पर असर पड़ रहा है। आप देखिए कि गोल्डमैन सैश ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 7 से घटाकर 5.9% कर दिया है, जबकि महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 4.6% कर दिया है, जो कि युद्ध से पहले 3.9% और मार्च के बीच में 4.2% भी थी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 में भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट जीडीपी का 2% तक बढ़ सकता है, जो कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में 1.3% था। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान के लिए युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान की बात नहीं है बॉस, ये डोनाल्ड ट्रंप के सनक की बात नहीं है बॉस, ये हमारी आपकी जिंदगी की बात है। एक एलपीजी रख भी लीजिएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरा भी लीजिएगा, नौकरी की दिक्कत आ गई, महंगाई बढ़ गई, घर का राशन मंगाना मुश्किल हो गया, पकाइएगा क्या? खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, कीजिएगा क्या? और उसमें सरकार भी क्या कर लेगी, क्योंकि वो तो जाके युद्ध रुकवाएगी नहीं, रास्ता बंद है, वो तो खुलेगा नहीं, आसमान से गिरेगा नहीं। भले कोई मंत्री कह दे कि हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया, उससे होगा नहीं। इसलिए संकट बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जो 2 बार पैनिक बटन दबाएं कि संकट बहुत बड़ा, वो ऐसे ही नहीं कहें। कोई लॉकडाउन लगने की अभी बात नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी पूछा गया था कि क्या लॉकडाउन लगना है, अब पीएम के स्टेटमेंट से ऐसा मैसेज गया है, तो कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लॉकडाउन की बात नहीं है। अगर गया है तो उसको हम मैसेज ऐसा गया है तो हम उसको क्लियर करें। पेट्रोल और गैस की किल्लत का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन ही नहीं लग रही, बल्कि अब तो रोजमर्रा की चीजों पर भी असर दिख रहा है। और सबसे बुरा हाल पाकिस्तान में, पेट्रोल की कीमतें वहां 300 के पार पहुंची हुई हैं। इसके बाद भी लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल में कोटा सिस्टम लागू कर दिया है। पेट्रोल के लिए मोबाइल ऐप आधारित कोटा सिस्टम लागू किया गया है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल और रिक्शा को अब निर्धारित मात्रा में ही पेट्रोल मिलेगा। कार के लिए भी जल्दी ही पेट्रोल का कोटा तय किया जा सकता है। सरकारी विभागों के लिए ईंधन के आवंटन में 50% की कटौती की गई है। गैर जरूरी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्किंग डे कर दिया गया है। 50% सरकारी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है। पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज अगले 2 हफ्तों के लिए बंद है। तो पड़ोसी देशों में और आसपास के कई देशों में, मैंने कल भी बताया था कि ये पैनिक जैसी स्थिति वहां पर है। हम अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये युद्ध रुकना जरूरी है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर वो चुनावी युद्ध का है। बीजेपी चुनाव आयोग और अब ओवैसी से भिड़ती ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफों का ऐलान क्यों कर दिया? बंगाल वाले ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की हो गई डील। बंगाल में मुस्लिम ममता को छोड़कर ओवैसी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, अब इसका चैप्टर। बंगाल में इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कभी एसआईआर का मामला उठाती हैं, कभी ट्रांसफर का मामला, कभी कुछ। ममता बनर्जी ने अब तो ऐसा काम कर दिया कि हर कोई हैरान। ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफे पे इस्तीफे दे दिए। क्यों, आज आपको बताऊंगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ डील करके आज ममता बनर्जी के साथ खेला क्या किया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ देगा? क्या ममता बनर्जी को अचानक ईसाई वोट बैंक की याद आ गई है? आज पाठशाला में बंगाल चुनाव को लेकर मची जबरदस्त हलचल की एक डिटेल बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। YC प्लस हुमायूं 0 + 0 = 0। बीजेपी ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন।
वो सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। जब से चुनाव की डेट आई है तब से वो हैरान परेशान है। इसी टेंशन में ममता बनर्जी ने अचानक इस्तीफों का ऐलान करके सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के अलग अलग विभागों और संस्थाओं से जुड़े 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन और राज्य वन्यजीव बोर्ड की चेयरपर्सन जैसे पद भी शामिल हैं। बंगाल सरकार के गृह विभाग ने इसके लिए संबंधित विभागों को इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। ममता बनर्जी के ताबड़तोड़ इस्तीफों से साफ है कि वो समझ चुकी हैं कि इस बार चुनाव में उनकी बीजेपी से कांटे की टक्कर रहने वाली है। कहा जा रहा है कि चुनाव पर पूरी तरह फोकस करने के लिए उन्होंने ये इस्तीफे दिए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी और 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर बंगाल में 30 जबकि टीएमसी को 24 सीटों पर जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 में से 6 सीटें जीत ली थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर की आड़ में वोट काटने का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। यानी ममता बनर्जी अब बीजेपी को बीजेपी के गढ़ में घुसकर जहां पर उसको वोट मिल रहा है वहां पर डैमेज करना चाहती है। यानी यह लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है। सुनिए ममता बनर्जी। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। बीजेपी पार्टी आ गई, अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं, हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन। वो सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। ममता बनर्जी बीजेपी के मजबूत इलाकों में जाकर जोर लगा रही क्योंकि उनका एक समीकरण ओवैसी ने भी बिगाड़ दिया। ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका ऐलान हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को फिलहाल गठबंधन में 8 सीट दी गई। असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर पूरे राज्य में 20 चुनावी रैलियां करेंगे। दोनों की पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी। बंगाल के ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी गुजरात दंगों के वक्त बीजेपी के साथ खड़ी थी। सुनिए ओवैसी को। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का सेक्युलरिज्म देख, खुद से बोलते हैं हम टीम एम है, मतलब खुला ऐलान कि हम मुसलमानों की टीम है। एक बार सोचिए, बीजेपी अगर ऐसे बोल दे कि हम टीम एच हैं, हम हिंदुओं की टीम है, बाप रे बाप, कोहराम मचा देंगे ये लोग कि बाप रे बाप, इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। लेकिन ये लोग बोल सकते हैं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल गैस सिलेंडर को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच बहुत सारे लोग इंडक्शन चूल्हे की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। कई लोगों ने इंडक्शन चूल्हा खरीद भी लिया। लेकिन आपने सोचा है कभी, इन नॉर्मल चूल्हे पर खाना बनता है तो चूल्हा भी गर्म हो जाता है, छुओ तो हाथ जल जाता है। लेकिन इंडक्शन चूल्हा खाना भी पका देता है, लेकिन चूल्हा खुद गर्म नहीं होता। ऐसा कैसे बॉस? खाना को गर्मी मिल रही है, बर्तन को गर्मी मिल रही है, चूल्हा खुद कैसे गर्म नहीं हो रहा है? ये सोचें कभी? आज इसके बारे में बताता हूं। बिना आग या किसी ईंधन के इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से खाना पका पाता है। इंडक्शन चूल्हे की कांच की सतह के नीचे तांबे की एक कॉइल होती है। इंडक्शन चूल्हे को स्विच ऑन करने पर यह कॉइल एक चुंबकीय शक्ति पैदा करती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। चूल्हे पर लोहे या स्टील का बर्तन रखने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बर्तन के तल पर घर्षण या रेजिस्टेंस पैदा करती है। इससे बर्तन गर्म होता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि इसमें चूल्हा गर्म नहीं होता, क्योंकि चूल्हा तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा है।
इसलिए इस टेक्नोलॉजी को खाना पकाने के लिहाज से काफी सुरक्षित भी माना जाता है। इंडक्शन चूल्हे पर खाना पकाने के लिए खास तरह के बर्तनों की जरूरत पड़ती है। इंडक्शन चूल्हे के साथ एल्यूमिनियम, तांबे या कांच के बर्तन नहीं चलते। ये बर्तन इंडक्शन चूल्हे की चुंबकीय तरंगों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते, तो बर्तन ही गर्म नहीं हो पाता है। इन तरंगों को पकड़ने और गर्मी में बदलने के लिए बर्तन का जो बेस है, तल है, वो लोहे या स्टील का होना जरूरी है, जिसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक होना जरूरी है। हालांकि अगर आपके पास लोहे या स्टील का बर्तन ही नहीं है तो आप इंडक्शन चूल्हे पर लोहे की जाली को रखकर उस पर दूसरे तरह के बर्तन रख सकते हैं। जाली गर्म होगी, लोहे और स्टील की है तो, और उसके बाद जो है वो उस बर्तन को भी गर्म कर देगी, तो काम आपका निकल जाएगा। आज के लिए